हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड उत्पादन का स्वरूप, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसके साथ साथ हमने देखा था एलाइनेशन, अलगाववाद। आज की थ्योरी हमें पढ़नी थी वर्ग और वर्ग संघर्ष। हमें क्या जानना था? वर्ग और वर्ग संघर्ष, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, इसके बारे में हमें पढ़ना था। तो इससे पहले हम समाजशास्त्री कुछ शब्दावली के बारे में जान लेंगे, जो अभी जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो वो बार बार आएंगी, तो उसको थोड़ी सरलता में जान लेंगे ताकि आसानी रहे परिभाषा समझने में। तो सबसे पहला वर्ड हमारा है वर्ग। तो ये क्या होता है? तो इसमें उत्पादन की प्रणाली के साथ निश्चित और समान संबंध जिनका होता है, मतलब कि सबकी लगभग आय एक जैसी, इनकी भी, इनकी भी, इनकी भी, इनकी भी। तो ये क्या हुए? मिलके एक वर्ग हो गए। जैसे कृषक वर्ग हो गए, श्रमिक वर्ग हो गए। ये तो इनका मतलब एक समान निश्चित संबंध है, एक ही तरह से इनका आय का भी वो है तरीका। तो एक कुल मिला के हो गया एक वर्ग। नेक्स्ट शब्द है हमारा वर्ग विरोधाभास। इसका अर्थ क्या होता है कि मतलब दो समूह है, ये ए एंड बी, दो समूह है, एक दूसरे से घृणा तो करते हैं, इनके बीच में घृणा है, लेकिन ठीक है लड़ाई नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। घृणा है पर लड़ाई नहीं करेंगे, रहते हैं बगल बगल में, ठीक है, कि कभी काम भी लग जाए तो चलो ठीक है, हमको गुस्सा आता है लेकिन कोई लड़ाई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? वर्ग विरोधाभास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ग संघर्ष। इसका अर्थ होता है क्या? अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई, यही होता है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी आएगी स्वयं में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ। स्वयं में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ। इसका अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा समूह जिसकी आर्थिक परिस्थितियां तो समान होती हैं, परंतु उनमें अपने अधिकारों के लिए एकता या संगठन का अभाव होता है। क्लास इन इटसेल्फ मीन्स कि इनकी इनकम तो समान होगी, इनका इनकम समान रहेगा, लेकिन क्या रहेगा ना कि ये इनकी आय जो है वो सब समान है, लेकिन इनके पास एकता और संगठन ये नहीं है, मतलब एक साथ ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए नहीं है। जैसे कि फेरी वाले हो गए, कृषक हो गए, श्रमिक हो गए, औद्योगिक श्रमिक हो गए, इन सब की लगभग परिस्थितियाँ समान होती हैं आर्थिक, बट ये एक रूप से जुट के लड़ाई मतलब संघर्ष अपने अधिकारों के लिए नहीं करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? स्वयं में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ। एक होता है स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ। इसमें क्या रहता है कि एक ऐसा वर्ग जो अपने अधिकारों के लिए सजग और संगठित हो और लड़ने के लिए तैयार भी हो। एक ऐसा वर्ग रहेगा इसमें जो अपने अधिकारों के लिए सजग है, अधिकार के लिए क्या है? सजग है, सचेत है, और उसको पता है कि हमें अपने लिए लड़ना है, तभी हमारा मतलब जो बात है हमारी वो सुनी जाएगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे सर्वहाराकरण। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है सर्वहाराकरण। इसका अर्थ क्या होता है? मीन्स कि और गरीब होने की प्रक्रिया। इंसान गरीब है और गरीब हो रहा है, और गरीब हो रहा है, और गरीब हो रहा है, मीन्स कि लगातार गरीब होना, दरिद्रीकरण कह सकते हैं। तो ये क्या होता है? सर्वहाराकरण। ये टर्मिनोलॉजी भी आएगी हमें सिद्धांत में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आएगी बुर्जुआकरण। बुर्जुआकरण मीन्स कि अमीर बनने की प्रक्रिया, और अमीर बन रहे हैं, और अमीर और अमीर, कंटिन्यूस हम अमीर बन रहे हैं, मीन्स कि बुर्जुआकरण। तो हमने देख ली कुछ टर्मिनोलॉजी, और एक आएगी अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अधो इसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी क्या है? अर्थव्यवस्था। और एक है हमारा
अधिसंरचना। अधिसंरचना मीन्स कि सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है हमारा? परिवार, धर्म, कानून, शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो इसका कहने का मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधोसंरचना है, वो जो इकोनॉमी है, और इकोनॉमी ही निर्धारित करती है हमारी सुपर स्ट्रक्चर। मीन्स कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये निर्धारित करेगी क्या? सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है? परिवार, धर्म, कानून, शिक्षा, संस्कृति आदि, बहुत ऐसी सारी चीज़ें। तो जो भी कुछ करती है ये इकोनॉमी ही निर्धारित करती है। मतलब कि जो अधोसंरचना है वही अधिसंरचना की दिशा निर्धारित करती है। अब हम देखेंगे अपना सिद्धांत कि हमें पढ़ना क्या है, वर्ग तथा वर्ग संघर्ष, और हम समझेंगे अब इत्मीनान से। तो कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया, और कह सकते हैं कि विश्व का सबसे विवादित सिद्धांत संभवतः ये रहा होगा, जिसने विश्व को 2 भागों में विभाजित कर दिया था जब ये सिद्धांत आया था। जैसे कि प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व। प्रथम विश्व जो था वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का घोर विरोधी। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व में हमारे विकसित देश आते थे भाई। विकसित देश में पूंजीपति आएंगे, और कार्ल मार्क्स क्या है? पूंजीपतियों के विरोधी हैं। वो तो अमीर लोगों को बोलते हैं ना कि ये अमीर इसलिए हैं क्योंकि गरीब को और ज़्यादा ये शोषित किए हैं, मतलब गरीब लोगों का शोषण किए हैं, इसलिए और ये ये और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब होता जा रहा है। तो भाई इनकी बात प्रथम विश्व वालों के पल्ले तो पड़ेगी नहीं, उनको तो लगेगा हमको तो ये बुरा बना दिए। तो प्रथम विश्व के जो विकसित देश रहेंगे वो तो मार्क्स के सिद्धांत के विरोधी रहेंगे। लेकिन उसी जगह जो हमारा द्वितीय विश्व है, द्वितीय विश्व में हमारे विकासशील देश आ गए, अल्प विकसित आ गए, तो वो तो भाई समर्थक रहेंगे इनके सिद्धांत के, क्योंकि उन्हीं की बात तो करते हैं, आम आदमी की ही बात तो करते हैं ना कार्ल मार्क्स। और ये संघर्ष देखा जाए तो आज भी जारी है। और कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत की शुरुआत इस विचार से की कि अब तक ज्ञात सभी समाजों का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अब तक ज्ञात जितने भी समाज के इतिहास हैं वो सब वर्ग संघर्ष के ही इतिहास रहे हैं। मतलब संभवतः सब में ये प्रक्रिया हुई ही है, इसके बिना कोई इतिहास हो ही नहीं सकता है। मार्क्स मानते हैं कि आदिम साम्यवाद को छोड़ के जैसे ही अतिरिक्त उत्पादन अस्तित्व में आया और यूरोपीय समाज तुरंत 2 भागों में विभाजित हो गया। क्योंकि आदिम साम्यवाद जो था वो वर्ग विहीन था, उसमें क्या था, सब समूह में खेती करते थे। वहाँ पे मतलब जो भी उत्पादन करते थे, खेती तो बाद में आई, तो जो भी करते थे समूह में करते थे। खेती भी उसमें हो गई होगी, मतलब अपने भोजन के लिए जो भी व्यवस्था करते थे सारी चीज़ें समूह में होती थी। तो साम्यवाद उसमें देखा जाए तो उसकी अवधारणा दिखेगी कि भाई तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। अब ऐसी स्थिति है, ना कुछ तुम्हारा ना कुछ हमारा, सब कुछ सबका है। तो ऐसे में कोई वर्ग तो होगा नहीं, मतलब कोई ना बड़ा ना छोटा, ऐसा वर्ग तो रहेगा नहीं। तो आदिम साम्यवाद ऐसा ही समाज था। तो उसको हम एक तरह से छोड़ दें तो उसके अलावा जो 3 समाज के बारे में कार्ल मार्क्स ने बताया है अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद में, जब व्याख्या किया था यूरोपियन समाज का, तो उसमें उन्होंने 3 समाज और बताया था आदिम के अलावा। उन्होंने सामंती समाज की बात बताई थी, औद्योगिक समाज की बात बताई थी। तो इन सब में इन्होंने बताया कि बस आदिम को हम छोड़ दें तो और सारे में जो 3 और समाज हमने बताए हैं, सब में देखा जाए तो वर्ग संघर्ष रहा है। क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन, ये अस्तित्व में आ जाता है भाई आदिम के बाद। आदिम साम्यवाद के बाद जब ये आ जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि संघर्ष ना हो, संघर्ष तुरंत आ जाएगा। वो कहते हैं कि यूरोपीय समाज जैसे ही अतिरिक्त उत्पादन हुआ वैसे ही 2 भागों में विभाजित हो गया। संचित मीन्स की हैव्स, वंचित मीन्स की हैव्स नॉट। जो संचित थे उनके पास जो ये हमने भी बताया था ना, अधोसंरचना और अधिसंरचना मीन्स की इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, दोनों पे नियंत्रण था। भाई जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे नियंत्रण होगा मीन्स की अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण होगा, उसका तो सुपर स्ट्रक्चर पे नियंत्रण होगा ही। सुपर स्ट्रक्चर में हमारे धर्म, कानून, शिक्षा, संस्कृति, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वंचित कौन से लोग थे? जिनका इन दोनों पे कोई नियंत्रण नहीं था,
ना सुपर स्ट्रक्चर पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब सुपर पे होने के लिए ज़रूरी है कि पहले भाई इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि अर्थव्यवस्था पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो दो वर्ग समाज में आ गए, संचित और वंचित। संचित वंचित का शोषण करता है, जबकि वंचित उस शोषण से निकलने का प्रयत्न करता है। और इन दोनों वर्गों का संबंध जो है वो वर्ग विरोधाभास पे आधारित रहा है। मतलब संचित और वंचित जो हैं इसमें से मतलब शोषण तो हो रहा है वंचित का, वो निकलने का प्रयत्न भी करता है, बट वो लड़ाई नहीं करता है। लड़ाई को क्या करता है, नज़रअंदाज करता है। मैंने पहले ही बताया था ना, वर्ग विरोधाभास का अर्थ क्या होता है, हम घृणा तो करते हैं बट संघर्ष को अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसे इसमें हो रहा है। इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी पहले ही बताई थी कि ऐसे भारी भारी शब्द आएंगे समाजशास्त्र के, जिनसे हमें घबराना नहीं है, हमें तुरंत जान लेना कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। तो जब संचित वंचित का शोषण करता है, जबकि वंचित उस शोषण से निकलने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों वर्गों का संबंध जो होता है वो वर्ग विरोधाभास पे आधारित रहा है, ऐसा मार्क्स बताते हैं। कि इतना होता तो है बट लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि भाई अगर कोई पूंजीपति फैक्ट्री लगाएगा तो बिना श्रमिक के तो उसकी फैक्ट्री चलेगी नहीं। और श्रमिक है, उसको भाई काम करना है, ढूंढना है काम, तो बिना पूंजीपति से संपर्क किए तो उसका काम होगा नहीं। कैसे हो सकता है भाई, वो कहाँ पे जाके काम कर लेगा अपना। तो कार्ल मार्क्स ने ये भी जवाब देने का प्रयत्न किया कि अतीत में वर्ग संघर्ष क्यों नहीं हुए। इनके अनुसार वंचित जो थे वो औद्योगिक पूर्व समाजों में स्वयं में वर्ग रहे हैं, अर्थात ये श्रेणी जो थी वो इनकी आर्थिक या भौतिक परिस्थितियां तो समान थी, परंतु इनमें सामूहिक चेतना विकसित नहीं हुई। इसीलिए इन्होंने शोषण का सामूहिक प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किया। ये कहते हैं, ये भी बताते हैं कि भाई अब वर्ग संघर्ष होगा क्यों औद्योगिक समाज में, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आदिम में तो वर्ग नहीं था। आदिम में वर्ग विहीन समाज था, लेकिन उसके बाद जो दो समाज आया हमारे बीच में, उसमें तो था ना, उसमें तो अतिरिक्त उत्पादन हो चुका था। तो तब तो लड़ाई होनी चाहिए थी ना, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था, तब क्यों नहीं हुई। क्योंकि इसका रीज़न क्या था, इन्होंने बताया स्वयं में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ। मैंने इसके बारे में भी ऑलरेडी बता दिया कि क्लास इन इटसेल्फ होता क्या है। इसमें क्या रहता है कि उत्पादन मतलब उत्पादन, आर्थिक स्थिति, हमारी मतलब जो भी आर्थिक स्थिति है वो सारी समान है, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एकजुट नहीं है, एकता और संगठन का अभाव है। तो ऐसे वर्ग थे, बोले आर्थिक और भौतिक परिस्थितियाँ समान थी, परंतु इनमें सामूहिक चेतना नहीं विकसित हुई थी, इनमें संगठन और एकता नहीं थी। और इसीलिए इन्होंने शोषण का सामूहिक प्रतिरोध नहीं किया, साथ में मिल के विरोध नहीं किया। परंतु जो औद्योगिक पूंजीवादी समाज है, इसकी प्रवृत्ति जो है और परिस्थिति है वो औद्योगिक पूर्व समाजों से अलग है। कि जैसे, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन लाभ के लिए होने लगा है। जो औद्योगिक पूर्व समाज है इसमें लाभ आ गया है सेंटर में हमारे भाई। अब लाभ आ गया है तो अब हर कोई आगे बढ़ना चाहेगा। और पूंजी तथा मशीन उत्पादन के प्रमुख साधन हैं इसमें औद्योगिक समाज में। और बेहद मतलब बड़ी संख्या में जो श्रमिक है मशीनों पर कार्य कर रहे हैं। श्रम विभाजन जो है विशेषीकृत है, मतलब जिनको जो चीज़ आता है वो उसी में अपनी स्पेशलिटी ग्रहण किए हुए है, स्पेशली उसको वही सिर्फ आता है, वो भी अच्छे से आता है। हर कोई कोई जैसे कि किसी को भी टेलर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, एक ही में नहीं चले जाना है कि एक टेलर है बस वो टेलर है, वो किस चीज़ का टेलर है ये भी अब मायने रखने लगा है। हम स्पेशली वहीं जाएंगे, लहंगा सिल रहा है तो सिर्फ लहंगा जो स्पेशल सिल रहा है हम उसके यहाँ जाएंगे लहंगे के लिए। ये नहीं कि उसी के यहाँ पैंट शर्ट भी चले दे आए, ऐसा नहीं। कि हमको देखना है बोर्ड में कि उसने क्या लिख रखा है, स्पेशल किसका है, वो इंसान किस चीज़ के लिए सिलाई करता है। तो औद्योगिक समाज में यही हो गया था कि श्रम विभाजन जो है विशेषीकृत हो जाता है। और बुर्जवा और सर्वहारा मीन्स कि अमीर और गरीब के बीच में जो संबंध है वो कैश नेक्सस मीन्स कि नकद संबंध हो जाता है। कैश का संबंध, कैश नेक्सस, नकद संबंध हो जाता है। और कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो लाभ की प्रवृत्ति है यही श्रमिकों के शोषण का कारण है। उन्होंने कार्ल मार्क्स ने ये देखा कि पूंजीवाद में लाभ की मनोवृत्ति न सिर्फ बुर्जवा से सर्वहारा का शोषण कराती है, बल्कि जो बुर्जवा है वो छोटे पूंजीपतियों का शोषण भी करते हैं। मीन्स की जो लाभ की प्रवृत्ति है, इससे ये नहीं है कि भाई केवल पूंजीपति जो है एक वही किसी श्रमिक का कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक बड़ा पूंजीपति एक छोटे पूंजीपति का भी कर रहा है।
इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे प्रतिस्पर्धा में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से मतलब ऐसे भी चल रहा है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी आई, जैसे अभी हमने इसमें सब में देखा क्या नाम है सिम की कंपनियों में, बहुत बड़ी कंपनी आई उससे थोड़ी कोई छोटी थी मतलब उससे छोटी कंपनी थी, वो दोनों क्या हो गई मर्ज हो गई, वो दोनों साथ में चली गईं। तो कभी-कभी साथ में चली गईं तो दोनों का नाम इसलिए रहता है बहुत सारी कंपनी में क्योंकि वो लगभग-लगभग चलो बराबर थी, साथ मिल के काम कर रही हैं। लेकिन अगर उसमें से भाई एक छोटी कंपनी थी और एक ज़्यादा बड़ी थी, तो जो छोटी वाली रहेगी उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, वो तो उसी के अंदर चली जाएगी, एक ही नाम हो जाएगा। जैसे कोला, पेप्सी, पेप्सी समा गई कोला के अंदर, कोला आ गया कोल्ड ड्रिंक में, तो वैसे ही हम एक तरह से देख सकते हैं उदाहरण। कार्ल मार्क्स ने इतिहास में सरकार तथा पुलिस प्रशासन की भूमिकाओं पर भी टिप्पणी की। इनके अनुसार इतिहास में जब जब मजदूर और किसान अपनी वैध मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, तब तब सरकारों ने बुलेट्स एंड बुट्स मीन्स की गोली तथा बंदूक के कुंदे से उनकी आवाज़ को शांत किया है। इन्होंने कहा कि कभी भी आप देख लो, हमने बहुत टाइम पहले भी अभी जल्दी भी देखा था किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अपनी मांग को लेकर के आते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई प्रशासन के द्वारा आंदोलन को धीमा किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि यही होता है जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो। और इतिहास में कभी राज्य और सरकारों ने गरीबों का साथ नहीं दिया है। मानते हैं कि सरकार और जो राज्य मीन्स कि राज्य की व्यवस्था होती है, प्रशासन होती है, वो सब हमेशा अमीरों का ही साथ देती है। और ये मानते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक वाद का एक प्रतिवाद होता है और पूंजीवाद अपने पूंजीवाद के विनाश का बीज खुद बो रहा है। कहते हैं कि जब इस तरह से शोषण होगा, पूंजीपति शोषण करेंगे तो इस व्यवस्था में लाखों श्रमिक एक दिन ऐसा आएगा, एक कल्पना करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इसमें भाई पूंजीपति शोषण करता रहेगा श्रमिकों का तो किसी दिन भी तो कुछ ऐसा होगा, किसी दिन तो करण अर्जुन आएंगे। तो क्या होगा कि लाखों श्रमिक एक साथ काम करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, उनकी दुख तकलीफ एक है, मतलब भाई हम एक तरह से हमारा दुख सुख है, एक साथ काम कर रहे हैं, फिर जाते हैं एक साथ वापस अपना बातचीत करते हैं, तो किसी दिन तो हम एक होंगे अपने अधिकारों के लिए। और चूँकि अस्तित्व जो है वो चेतना का निर्धारण करती है, इसीलिए उनकी समाज परिस्थिति जो है वो समान चेतना को जन्म देगी। और जब समान चेतना आएगी तो फिर क्या होगा कि पहली बार सर्वहारा जो है वो स्वयं के लिए वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। इसके पहले हमने एक टर्मिनोलॉजी क्या पढ़ी थी, स्वयं में वर्ग। अभी मार्क्स ने क्या यूज़ किया, स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ, मीन्स कि अब ये अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे। ऐसा हमने पहले ही इसकी परिभाषा बताई थी स्वयं के लिए वर्ग की, कि इसके लोग जो होते हैं वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाते हैं। और श्रमिक या सर्वहारा जो होंगे वो ध्रुवीकृत होंगे, एक सेंटर में आ जाएंगे। और ये ध्रुवीकरण जो है ये पूंजीपतियों में भी होगा। और इस परिस्थिति में अन्य जो तरल वर्ग रहेंगे सर्वहारा खेमे में चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, एक रक्त रंजित क्रांति होगी और इतिहास में पहली बार वंचितों की जीत होगी। मतलब ये कहते हैं कि जो ये क्लास फॉर इटसेल्फ आएगा, इसमें अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाएंगे। फिर ये एक साथ केंद्र में जाएंगे, केंद्र में जब जाएंगे तो होगा क्या कि सर्वहारा खेमे में शक्ति बढ़ जाएगी। भाई जिनका जिनका शोषण हो रहा होगा सारे इस सर्वहारा खेमे में चले जाएंगे। और जब इसमें जाएंगे तो होगा क्या भाई, एक रक्त रंजित क्रांति होगी, एक बहुत बड़ी क्रांति होगी पूंजीपतियों के खिलाफ। और इतिहास में पहली बार वंचितों की जीत होगी। ऐसा ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, एक दिन आएगा, एक दिन करण अर्जुन आएंगे और ऐसा करेंगे। और इधर वंचित वर्ग फिर क्या होगा, क्रांति होगी, फिर जो वंचित वर्ग है वो जीत जाएगा और पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेगा, मीन्स कि अपने नियंत्रण में ले लेगा। इनका नियंत्रण हो जाएगा किस पे, अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था पे वंचितों का नियंत्रण हो जाएगा और कुछ समय तक सर्वहारा की तानाशाही स्थापित होगी, मीन्स कि सर्वहारा जो गरीब वर्ग होंगे उनकी तानाशाही होगी। और फिर जिसे कार्ल मार्क्स कहते हैं समाजवाद, कि जब कुछ टाइम तक सर्वहारा की तानाशाही होगी तो वो एक समाजवादी मतलब मॉडल होगा।
और इस व्यवस्था में क्या होगा कि जो राज्य रहेगा वो सर्वहाराओं के हाथ में होगा। मीन्स को जो गरीब वर्ग था अब वो प्रशासन चला रहा है, और निजी संपत्ति कोई नहीं होगी, सारी संपत्ति राज्य की होगी और राज्य सबको, नागरिकों को राज्य के बराबर मात्रा में देगा। इससे क्या आएगा? समाजवाद आएगा। परंतु जैसे ही सर्वहारा पूरी व्यवस्था को स्थापित कर देंगे, वो स्वयं ही सत्ता से हट जाएंगे। मतलब जैसे ही सब कुछ बढ़िया चलने लगेगा, सबको मिल गया बराबर, वैसे ही क्या करेंगे सर्वहारा? स्वयं सत्ता से हट जाएंगे कि भाई हमको गद्दी पे नहीं बैठना है, हम कोई पद नहीं लेंगे। इसके बाद होगा क्या? एक साम्यवादी व्यवस्था आएगी। साम्यवादी व्यवस्था मीन्स कि सब कुछ सबका है, न मैं रानी न तू रानी, न वो नौकरानी। मतलब न कोई रानी रहेगी न कोई नौकरानी रहेगी। अब भाई कौन भरेगा पानी? कोई नहीं है। एक साम्यवादी व्यवस्था आ गई, मतलब कि सब कुछ सबका है बराबर। और ऐसी व्यवस्था जो होगी वो वर्ग विहीन होगी, ना कोई सरकार, ना प्रशासन, कानून, ना कोई धर्म, कुछ भी नहीं होगा। और इस व्यवस्था में सबको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य, अपनी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति होगी, ना वर्ग होगा और ना ही वर्ग संघर्ष होगा। उन्होंने तो बहुत अच्छा अच्छा बताया सब कुछ कि भाई ऐसे ऐसे होगा, समाजवाद से हम साम्यवाद की तरफ चले जाएंगे, समाजवाद से हम साम्यवाद की तरफ चले जाएंगे। और क्या हो जाएगा? सब कुछ सबका हो जाएगा, जिसमें कोई भी ना वर्ग होगा ना ही वर्ग संघर्ष होगा। अब ये तो अपनी पूरी बात बता गए, लेकिन आलोचना तो होगी ही, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि सबसे विवादित सिद्धांत अगर कोई रहा है आज तक का, तो वो रहा है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दुनिया का सबसे विवादित सिद्धांत, मतलब पूरी तरह से नहीं, मतलब हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि रहा है। तो अब इसकी आलोचना भी भाई हमको देखनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले आलोचक में आते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो कहते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना में कि सभी युगों में वर्ग नहीं रहा है। वर्ग जो है वो तो एक आधुनिक अवधारणा है जो औद्योगिक पूर्व समाजों में अस्तित्व में थी। चूँकि वर्ग नहीं था, वर्ग अस्तित्व में मतलब नहीं था, ये कहते हैं कि ये तो एक आधुनिक अवधारणा है। औद्योगिक पूर्व समाज में तो वर्ग अस्तित्व में था ही नहीं, तो कैसे हो सकता है? वो मानते हैं कि जो अभी समाज है इसमें दो नहीं, एक तो पहली बात वर्ग, पहले वाला जो समाज था एक तो वर्ग विहीन था। उसके बाद जो दो आते हैं सामंतवादी समाज, और एक जो आता है, सॉरी, एक समाज और आता है प्राचीन समाज, सामंतवादी और प्राचीन समाज। उन दोनों में चलो ठीक है वर्ग नहीं था। औद्योगिक समाज में तो वर्ग आ गया, दो में था नहीं, एक वर्ग विहीन था। और जब औद्योगिक में आया तो आप बोल रहे हो कि दो वर्ग आया, एक तो वर्ग आया अभी, ऊपर से बोल रहे हो कि दो ही आया, लेकिन दो कहाँ, अभी तो चार वर्ग है। वेबर कार्ल मार्क्स से सहमत हैं कि पूंजीपति और श्रमिक के बीच जो संबंध है वो संघर्ष पर आधारित है। इस बात से तो सहमत होते हैं, परंतु कहते हैं कि क्रांति की संभावना नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सामूहिक शौर्यवादी मध्यस्थता भी तो होती है और इसके द्वारा समस्याएं सुलझाई जाएंगी। कि भाई जैसे तुम कह रहे हो कि ये पूरा सर्वहारा मिलके एक क्रांति कर देंगे, अपने अधिकारों के लिए जाएंगे मांगने, तो भाई जब इनको जो वेतन बढ़वाना होगा, इनको सुविधा चाहिए होगी, ये सारी बातें अपनी रखेंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो पूंजीपति है ये इनकी बातें मान ले, इनकी बातें मान लेगा कि भाई ठीक है जैसा तुम बोल रहे हो वैसा वैसा वैसी वैसी चीज़ें हम करेंगे, थोड़ी चीज़ें में ये ढिलाई बरतेंगे, थोड़ी चीज़ों में ये अपना वो सही कर देंगे। इसके बाद दोनों में क्या हो जाएगा? एक मतलब कह सकते हैं कि सामूहिक मध्यस्थता, और इससे इनकी समस्या सुलझ जाएगी। अब प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर क्रांति क्यों होगी? इनका भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है, सब कुछ तो बढ़िया है। कहाँ यहाँ क्रांति की बात आ रही है? सब ठीक ठाक तो चल रहा है। इन्होंने कहा कि मेरा घंटा कम किया जाए काम करने का, चलो ठीक है। हमारा क्या नाम है, थोड़ा वेतन बढ़ाया जाए, चलो भाई ठीक है। हमको मेडिसिन आदि की सुविधाएं दी जाए, चलो वो भी दे दिया गया। अब ये सब सारी चीज़ें उनको मिल जाएंगी, फिर वो क्यों क्रांति करेंगे? कुछ चीज़ें बीच की भी तो होती हैं, कुछ वो उनकी मानेंगे, कुछ थोड़ी वो उनकी मान लेंगे। और हमेशा थोड़ी ना कि तुरंत लड़ाई हो जाएगी, इसके अलावा भी तो कुछ है। इसके बाद सेकंड आलोचक आते हैं रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ। जो रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ हैं
इन्होंने एक बुक लिखी है बहुत ही अच्छी, जिसका नाम है क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें इन्होंने लिखा कि श्रमिक वर्ग में ध्रुवीकरण के स्थान पर श्रमिकों का विध्रुवीकरण हो रहा है। मीन्स कह रहे हैं कि वो खुद एक जगह केंद्रित नहीं हो रहे हैं, बजाय उल्टा हो रहा है उनका विध्रुवीकरण। मीन्स कि वो एक जगह नहीं सेंटर हो रहे हैं श्रमिक जा कर के। श्रमिक जो हैं लेबर, ये तो खुद ही दो में विभाजित हो गए भाई। ये खुद एक जगह जाने के बजाय ये खुद ही दो में विभाजित हो गए, एक कुशल और एक अकुशल। इनका खुद ही बंटवारा हो गया। फिर ये कहाँ से ध्रुवीकृत होंगे जो आप बता रहे हो? तो ये इस बात को उनकी खंडित करते हैं डॉल्फ डेहरेंटॉफ। उनकी बुक का क्या नाम है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसके बाद नेक्स्ट आलोचक आते हैं हमारे लेनिन। लेनिन जो है ये मानते हैं कि सर्वहारा क्रांति में बुद्धिजीवियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो श्रमिकों को विचारधारा, नेतृत्व व संगठन देगा, तभी सर्वहारा क्रांति जन्म लेगी। लेनिन का सिद्धांत हम ऐसे समझ सकते हैं, ये कहते हैं कि भाई वो खुद से ही ऐसे नहीं जाके अपना लड़ने लगेंगे अपने अधिकार के प्रति, एक दिन तुरंत सचेत हो जाएंगे, कोई ऐसा जादू नहीं चल जाएगा। वो कहते हैं लेनिन, जैसे हिम्मत वाला मूवी का एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं कि क्या होता है भाई, एक गांव होता है, उसमें अपना एक बड़ा सा मुखिया होता है, बहुत धनवान, एक मतलब ठाकुर। उसके अपने गांव में ये श्रमिक हैं ये सारे अपना किसान, मीन्स कि चलो किसान रह रहे हैं। अब इनके बीच से एक गया बाहर पढ़ने के लिए, इन बीच से जो सर्वहारा वर्ग है इनके बीच से एक इंसान चला गया ये सिटी में पढ़ने के लिए। इसको चेतना और मतलब इसको अपनी मतलब चेतना इसके अंदर जन्म ली। फिर ये वापस गांव में लौट के आया कि भाई हमारे तो अधिकार हैं, हमारा तो यहाँ बहुत शोषण हो रहा है। फिर इसने इन श्रमिकों को जगाया कि हम चलो अब इनसे लड़ते हैं, इनसे कहते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। मीन्स कि करण अर्जुन आ गए। तो जो करण अर्जुन है ना, वो लेनिन मानते हैं कि ऐसे नहीं आएंगे, वो एक बुद्धिजीवी वर्ग होगा उन्हीं के बीच का, जो जाएगा बाहर से आएगा सिटी से पढ़ लिख के, वो समझेगा अपने अधिकारों को, अपनी चीज़ों को, फिर अपने लोगों को जगाएगा कि चलो भाई हम अपने अधिकार इनसे लेने चलते हैं मांगने, तब ऐसा होगा। सेम कह सकते हैं जैसे हिम्मत वाला मूवी का एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं हम लेनिन की मतलब सिद्धांत में, सेम इन्होंने वही सिद्धांत दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस जो आते हैं ये भी आलोचना करते हैं मार्क्स की। ये कहते हैं कि जो साम्यवाद की अवधारणा है वो स्वप्नदर्शी है, कि भाई तो स्वप्न की तरह तुम्हारे है। ऐसा तो दुनिया में कोई ऐसा देश ही नहीं हुआ है जहाँ पे आज तक पूरी तरह से साम्यवाद आया हो। साम्यवाद के नाम पर लाखों हत्याएं हुई, मतलब हमने देखा जैसे कि सोवियत संघ में, चाइना में, लीबिया में, युगोस्लाविया में, नॉर्थ कोरिया, इन सब देशों में हमने देखा है कि भाई वहाँ एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित हो गई और लाखों लोग की हत्याएं हो रही हैं। और आज तक दुनिया में कोई भी समाज जो है वो समाजवाद के आगे नहीं बढ़ पाया है। साम्यवाद तो कहीं आया ही नहीं है। समाजवाद तक का जो आप गए थे अपने मतलब अपनी जो उसमें कहानी थी, जो सोच थी, आप बता रहे थे वर्ग संघर्ष में कि ऐसे ऐसे क्रांति होगी, फिर ऐसे सर्वहारा का जो रहेगा नियंत्रण स्थापित होगा, फिर समाजवाद आएगा, वहाँ तक तो ठीक था। जो आपने उसके बाद कहा कि साम्यवाद आएगा, वो लोग खुद ही सत्ता छोड़ देंगे, जो सर्वहारा वर्ग के लोग सत्ता पे जाएंगे, छोड़ के सब अपने आप को बराबर में ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसके नाम पे कि ये साम्यवाद है, इस नाम पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जहाँ पे लाखों लोगों की हत्याएं हुई। नेक्स्ट आलोचक में आते हैं प्रकार्यवादी लोग। जितने भी प्रकार्यवादी हैं वो कहते हैं, मानते हैं कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत केवल संघर्षों को महत्व देता है, परंतु जो सहयोगात्मक पक्ष हैं जैसे कि प्रेम, स्नेह, निर्भरता, प्रेम हो गया, स्नेह, निर्भरता, निर्भरता मतलब हम आपका ये काम कर दे रहे हैं, आप हमारा ये कर दे रहे हैं, हम न्यूज़पेपर ले रहे हैं,
तो हमारी उससे पढ़ाई हो जा रही है, हम इनको पैसे दे रहे हैं तो भाई इनकी भी जीविका चल जा रही है। हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, ना कि कोई एहसान लाद रहे हैं। पड़ोस में कोई रहता है तो ये नहीं कि हमारा संबंध उनसे सिर्फ झगड़े का ही है, प्रेम भी तो होता है भाई। जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारे काम आते हैं, हम उनके काम आते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी तो होती हैं समाज में। और इन सब चीज़ों की तो आपने कोई बात ही नहीं की, इन सबको तो आपने दरकिनार कर दिया, ऐसा प्रकारवादी मानते हैं। और केवल इसी से थोड़ी ना समाज बनता है, संघर्ष से ही। आपने पूरी तरह तो उपेक्षा कर दी है सहयोग, निर्भरता, प्रेम, इन सब चीज़ों की। और सभी समाजों में किसी न किसी प्रकार की असमानता पाई ही जाती है। इसे जो प्रकारवादी हैं वो कहते हैं ये आवश्यक होती है असमानता समाज के लिए। इनके अनुसार समाज जो है, मतलब मीन्स कि प्रकारवादी के अनुसार समाज जो होता है वो सहयोग और निर्भरता से बना होता है, सहयोग और निर्भरता से, ना कि संघर्ष से। तो ये इनके विचार का पूरी तरह खंडन करते हैं कार्ल मार्क्स के। कहते हैं ऐसा नहीं है भाई कि लड़ाई झगड़ा ही है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक क्रेस ब्रिटेन, क्रेज़ ब्रिंटन है, क्रेज़ ब्रिंटन, जो कि मानते हैं कि शोषण या वंचना जो होती है वो क्रांति के लिए अनिवार्य नहीं है, कि मतलब हमारा शोषण हो रहा है बस हम क्रांति कर दिए, ऐसा नहीं होता है। किसी भी समाज में क्रांति के लिए शोषण के साथ साथ और भी कई चीज़ों का होना आवश्यक है, जैसे कि निरंकुश शासन, सत्ता पक्ष का नैतिक दिवालियापन, असंवेदनशील सरकार, मीन्स की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं संवेदनशील जिस पे सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, और जन जागरूकता। ये सारे चीज़ें भी तो ज़रूरी हैं। ये थोड़ी ना है कि बस खाली हमारा शोषण हो रहा है और क्रांति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जन जागरूकता होनी चाहिए, निरंकुश शासन होगा, सत्ता पक्ष का दिवालियापन होगा, और कह सकते हैं असंवेदनशील सरकार होगी। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी तब जाके, मतलब शोषण के साथ साथ तब जाके क्रांति होगी। ऐसी इतनी आसान नहीं होती है क्रांति हो जाएगी तुरंत समाजवाद आ जाएगा। सो हमने देख लिया बहुत सारे आलोचकों को कि इनके कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना भी हुई। अब एक हम निष्कर्ष देख लेते हैं सिद्धांत का मोटा मोटा, कि मतलब बराबर करने के लिए कि प्लस माइनस दोनों बराबर हो जाए, और हम निष्कर्ष के बाद समझ लेते हैं वाकई में सिद्धांत की क्या महत्ता है। तो कार्ल मार्क्स का वर्ग तथा वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो अत्यंत लोकप्रिय और विवादास्पद तथा चर्चित सिद्धांत है। चर्चित, विवादास्पद और लोकप्रिय, इन ये तीनों चीज़ें देखिए साथ में आ रही हैं, हमने इनको ध्यान में रखना है इन वर्ड को। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष तथा साम्यवाद की भविष्यवाणी की थी, जो कि सफल नहीं रही। इन्होंने वर्ग संघर्ष नहीं कहा था ना कि क्रांति आने से समाजवाद के बाद साम्यवाद की स्थिति आएगी, जो कि सफल नहीं रही। उसके उलट क्या हुआ कि पूंजीवादी और अधिक शक्तिशाली हो गए, ये प्रवृत्ति और आगे बढ़ गई और उनके शोषण को उनको सामने स्पष्ट किया और एक सुनहरे भविष्य की कल्पना की थी। इन्होंने वंचितों के शोषण को जो स्पष्ट किया और उनके सुनहरे भविष्य की कल्पना की थी, जिससे प्रभावित होकर श्रमिकों ने संगठन भी बनाए। मतलब जो इन्होंने अपनी पूरी कहानी निकाली कि भाई क्रांति होगी, सर्वहारा इकट्ठा होंगे, समाजवाद आएगा, उससे साम्यवाद आएगा, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कहानी कहानी ही रह गया। इससे बहुत सारी जगह ऐसा हुआ कार्ल मार्क्स की कल्पना से कि प्रभावित हुए श्रमिक, और उन्होंने संगठन भी बनाए और उससे अपने एक दल भी बनाए, मीन्स कि राजनैतिक दल। जैसे कि हम एक देख सकते हैं उदाहरण, एक इंग्लैंड में लेबर पार्टी श्रमिकों ने ही तो बनाई, लेबर पार्टी इंग्लैंड की। वो एक आज बड़ा राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ रहा है भाई अच्छा खासा। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से ये भी तो प्रभाव पड़ा। काफ़ी सारे हमने देखी कि समाज में हड़तालें हुई, श्रमिकों के द्वारा मतलब हड़तालें की गई। राज्य व पूंजीपतियों को पक्ष में कानून बनाने को बाध्य भी किया गया, जो प्रमाणित करता है, मतलब इसी हड़तालों के बाद में तो ये सारे कानून आने शुरू हुए ना, कि अब इतनी देर तक काम, मतलब काम के घंटे घटाए जाएंगे, क्या चीज़ें हमको मतलब सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी, और बहुत सारी आवासीय सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से पूंजीपतियों ने अपनी कंपनी रूल के अनुसार, मतलब रूल को थोड़ा लचीला किया और अच्छी अच्छी चीज़ें जोड़ी।
हड़ताल को रोकने के लिए। तो भाई ये भी तो फ़ायदा हुआ। और क्या नाम है, कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों को कह सकते हैं कि जगाने और अपने अधिकारों के लिए सजग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कार्ल मार्क्स के विचारों के कारण ना सिर्फ श्रमिक जागे बल्कि पूंजीपतियों को भी अपनी कमियों का ज्ञान हुआ और उन्होंने मानवीय तथा वैध मांगों को व्यवस्था में स्थान दिया, जिससे श्रमिकों के जो पीड़ा थी उनकी और क्रोध में कमी आई। और जो क्रांति की कल्पना की थी मार्क्स ने, उसने अपनी प्रासंगिकता खो बैठी। जो क्रांति थी उसका तो जो महत्व था वो खो गया, लेकिन उससे और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई समाज में वो सही थी कि भाई काफ़ी सारी सुविधाएं श्रमिकों के लिए हुई और उनके जो रोष थे, क्रोध थे पूंजीपति के खिलाफ, वो कम हुए और उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली। आज जिन जिन समाजों में ये वितरण मूलक अन्याय होता है, मतलब समान रूप से नहीं बांटने वाला, चाहे उनका नाम नक्सलवाद हम कह लें, चाहे गृह युद्ध कह लें, वो सब कार्ल मार्क्स के शब्दों में कह सकते हैं कि शोषण के प्रति संघर्ष का प्रतीक है। और जो उनके विचार हैं वो शोषण की प्रवृत्ति, उसके परिणाम, उसके निवारण को समझने में योगदान देते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो हम कह सकते हैं कि जो आज के टाइम में हमारे नक्सलवाद, गृह युद्ध, ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं अपने समाज में, तो उनकी प्रवृत्ति, उनके परिणाम, उनके निवारण, इन सबको समझने में इनके सिद्धांत योगदान देते हैं। तो भाई कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अत्यंत ही विवादित तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोकप्रिय भी रहा है, महत्वपूर्ण भी रहा है। सो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत समाप्त हुआ। नेक्स्ट सिद्धांत में हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खीम का सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।